नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः स्टैटिस्टिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के बारे में। आज हम पार्ट 3 में हैं। इससे पहले 2 बार पूरे हो चुके हैं। तो अब तीसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कुछ इसकी विशेषताओं जिनके संदर्भ में दोनों डेटाओं की कंपैरिजन। तो बात कर रहे हैं डेटा कब एकत्रित किया जाता है। प्राइमरी डेटा का संग्रह तब शुरू होता है जब द्वितीयक डेटा अनुसंधान से जुड़ी समस्याओं को हल करने में अपर्याप्त लगता है या अपर्याप्त रहता है। तो शोधकर्ता पहले द्वितीयक डेटा का उपयोग करता है। अगर वह पाता है कि द्वितीयक स्रोतों से जानकारी जो एकत्रित हुई है वो अपनी समस्या के हल के लिए अपर्याप्त है, तो वो केवल प्राथमिक डेटा एकत्र करने का निर्णय लेता है। जो सेकेंडरी डेटा होता है या जो द्वितीयक डेटा संग्रह है, एक पहचान की हुई समस्या या जांच की प्रश्नों का जवाब देने के लिए अधिकांश शोधकर्ताओं के लिए प्राथमिकता और किफ़ायती विकल्प है। तो वो इसको प्रायोरिटी देते हैं और वो काफ़ी किफ़ायती या सस्ता भी होता है, इसलिए सेकेंडरी डेटा का यूज करना चाह रहे होते हैं। अधिकांश सूचना निष्कर्षण किया जाता है और यदि कोई जानकारी अनुपलब्ध है तो प्राथमिक अनुसंधान करने का निर्णय लिया जाता है। तो जो डेटा सोर्स हमारे पास सेकेंडरी रूप में अवेलेबल है उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रही है तो वो हम वहाँ से ले लेंगे, और अगर कोई चीज़ वहाँ हम उपलब्ध नहीं है तो उस केस में हम प्राइमरी अनुसंधान या प्राइमरी रिसर्च या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। तो ये अंतर हो गया दोनों में कि डेटा कलेक्शन कब किया जाए प्राइमरी सोर्सेस से इस तरीके से। इसके बाद आता है किसी समस्या को हल करने की क्षमता, तो कैपेबिलिटी कितनी होती है। तो प्राइमरी डेटा में बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने देखी हैं कि वो ताज़ा तरीन और नया होता है। इसके अलावा मूल होता है यानी ओरिजिनल होता है, यूनिक होता है। इसके अलावा अधिक सटीक या लगभग सही होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। सत्यापित या पुष्टि किया हुआ होता है, वेरीफाइड होता है, उसको उसने कलेक्ट किया है। इसके अलावा एक आवश्यकता को पूरा करने वाला या आवश्यकता अनुसार होता है। तो क्योंकि उद्देश्य के अनुसार ही डेटा कलेक्ट किया जाता है सर्वेयर द्वारा, तो वो पहले उस चीज़ का ध्यान रखते हुए डेटा कलेक्ट किया गया है, इसलिए आवश्यकता के अनुरूप है ही है। अप टू डेट एंड लेटेस्ट होता है, तो उसमें कुछ वर्तमान डाटा जो है पहले का कलेक्ट किया हुआ नहीं होता है, सर्वे के टाइम पे ही कलेक्ट किया जाता है, रिसर्च के टाइम पे ही कलेक्ट किया जाता है, इसलिए अप टू डेट भी होता है। तो ये जो रिक्वायर्ड हमारे को इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ये देता है, जो आवश्यक जानकारी या सूचनाएं हमें चाहिए वो हमें ये डेटा उपलब्ध कराता है। इस कारण से समस्या के समाधान करने में अधिक सक्षम होता है। इसके विपरीत सेकेंडरी जो डेटा होता है वो कम सटीक या त्रुटि और विसंगति वाला भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है, इनकन्सिस्टेंस जिसका समस्या से सीधा संबंधी नहीं हो। साथ ही ये पुराना तो अवश्य होगा ही होगा क्योंकि पहले कलेक्ट किया गया है। तो ये केवल क्या है, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये समस्या को हल करने में कम सक्षम माना जाता है या कम सक्षम होता है। तो कंपेयर हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्तता, सूटेबिलिटी कितनी होती है। वही बात है एक तरीके से कि प्राइमरी डेटा जांच की वस्तुओं को या जांच की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि ये व्यवस्थित तरीकों का उपयोग करते हुए प्राइमरी लेवल पे कलेक्ट किया जाता है। वहीं सेकेंडरी डेटा का संग्रह शोधकर्ता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इसको कलेक्ट करने वाला कोई और था और उसके उद्देश्य और आवश्यकताएं अलग थी, तो उसने अपनी आवश्यकता और उद्देश्य के आधार पर कलेक्ट किया था। तो आवश्यकता को पूरा करने की प्राइमरी डेटा में 100% श्योरिटी या सूटेबिलिटी होती है, जबकि सेकेंडरी डेटा में उसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत पक्षपात की। तो एक अन्वेषक जब प्राइमरी प्रत्यक्ष भागीदारी के कारण प्राइमरी डेटा जो एकत्रित करते समय है, कलेक्शन करने वाले का जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पक्षपात आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो पूर्वाग्रह की जो संभावना है वो प्राइमरी डेटा में होती है, क्योंकि वो खुद के द्वारा कलेक्ट किया गया है और कलेक्शन करते वक्त वो अपने हितों का या अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उसको कलेक्ट करता है, तो उसमें पूर्वाग्रह या पक्षपात होने की संभावना आ जाती है। जबकि इसके विपरीत सेकेंडरी डेटा जो होता है वो दूसरे व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर जो है पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पक्षपात की संभावना नहीं होती है, क्योंकि रिसर्चर जिस उद्देश्य के लिए उस डेटा का उपयोग कर रहा है, कलेक्ट करने वाले को जानकारी में था या नहीं था इसकी वो कन्फर्म नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं डेटा कौन एकत्रित करता है। एक शोधकर्ता
या एक अन्वेषक या उसके द्वारा नियुक्त एजेंट या उसका जो एजेंसी है वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी डेटा खुद शोध करता है, उसके अपने लगाए हुए व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो सेकेंडरी डेटा जो है शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिससे उसका सीधा कोई संबंध नहीं होता है। कलेक्शन करने वाला जो होता है उसके उद्देश्य और आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। फिर बात करते हैं डेटा का उपयोग करने पहले सावधानी। तो प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो प्राइमरी डेटा संग्रह एक शोधकर्ता द्वारा स्वयं या उसके एजेंट द्वारा व्यवस्थित रूप से किया जाता है, जैसा कि बड़ी सावधानी, आवश्यकता, योजना, संगठन और उसके बाद प्राप्त जानकारी के सत्यापन के लिए के निर्देश दिए जाते हैं। तो यह संभावना कम हो जाती है कि इस तरीके से जो डेटा होगा वो उसमें त्रुटियां होंगी या वो असंगत होगा। तो प्राइमरी डेटा को उपयोग करने से पहले उसका जो प्रोसेसिंग करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो सैम्पलिंग एरर्स है उनका हमें ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से प्राथमिक डेटा का उपयोग से पहले कोई अतिरिक्त जो है उसमें सावधानी की आवश्यकता नहीं, कि वो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक विधि से कलेक्ट किया गया है। दूसरी ओर विभिन्न उद्देश्यों के लिए दूसरों द्वारा एकत्रित किए गए सेकेंडरी डेटा असंगत हो सकते हैं, यानी कि अनकंसिस्टेंट हो सकते हैं और आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। ओल्ड हो सकता है, पुराना होगा ही होगा, असत्यापित या वेरीफाइड नहीं हो सकता है, या उसमें कुछ त्रुटियां या गलतियां भी हो सकती हैं। इसलिए जब भी सेकेंडरी डेटा का यूज कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें इस तरीके की कोई त्रुटियां तो नहीं है, वो असंगत तो नहीं है हमारे सर्वे या रिसर्च के हिसाब से। तो उसमें आवश्यक प्रोसेसिंग या उसमें आवश्यक सुधार करने की हमें आवश्यकता होती है, तो उनको पहले ही कर लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी शोध की गुणवत्ता पर वो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तो और इसका परिणाम ये होगी कि इससे हमारे शोध की विश्वसनीयता बहुत घट जाएगी। तो हमें सेकेंडरी डेटा के यूज करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम निष्कर्ष के रूप में जो हमने सभी बिंदुओं पर ऊपर चर्चा करी, उनके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी डेटा ही रहता है, चाहे वो प्राइमरी फॉर्मेट में हो या सेकेंडरी फॉर्मेट में हो। अब एक दूसरे से वर्गीकृत करने का जो तरीका है वो उसको स्रोत से अलग करने की मात्रा है, कि भाई वो कौन से स्रोत से, उसके स्रोत से उसको अलग करने वाला कौन था और उसे कैसे एकत्रित किया जा रहा है, चाहे पहले हाथ या दूसरे हाथ के रूप में या इस्तेमाल किया गया हो। तो मेन जो चीज़ है कि डेटा को वर्गीकृत करने का तरीका वो सोर्स से और यूजर तक कैसे जा रहा है। अगर यूजर खुद कलेक्ट कर रहा है सोर्स से तो प्राइमरी हो गया, और यूजर कोई दूसरा है और कलेक्टर दूसरा है, और तो उस केस में वो यूजर के लिए सेकेंडरी डेटा हो गया। कोई भी डेटा प्राथमिक हो जाता है यदि उसे पहली बार किसी एजेंसी द्वारा इकट्ठा किया जाता है, और एक ही डेटा द्वितीयक भी हो जाता है जब उसे दूसरी एजेंसी द्वारा कलेक्ट किया जा करके और किसी तीसरी एजेंसी द्वारा उसको अपने कार्य में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक चुनाव आयोग द्वारा एकत्रित किए गए डेटा इसके लिए प्राथमिक है, और डेटा का एक ही सेट इसके अलावा सभी दूसरे लोगों के लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा वो। यानी कि अगर चुनाव आयोग से कलेक्ट किए हुए आंकड़ों का कोई दूसरा व्यक्ति अपने कार्य में उपयोग करता है तो उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाएगा। सेक्राइस्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए कहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच अंतर एक डिग्री का है, एक डिग्री का मात्रा का है, कि किसी एक पार्टी के हाथ में डेटा प्राइमरी होगा तो वही डेटा दूसरे हाथों में सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अंतर और उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा करी। आपको आशा है सभी अंतर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।